गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम एक और थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। रिजल्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी प्रूफ है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है जो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है, और इजीली आप प्रूफ कर पाएंगे। ये वाली थ्योरम जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और रिजल्ट है जो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ये काफ़ी सारे थ्योरम्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इस रिजल्ट को जो भी इसमें बताया गया है, तो ये एक बार आई भी हुई है एमडीएस यूनिवर्सिटी जो अजमेर में है, वहाँ 2006 में और 2009 में 2 बार आई हुई है, ठीक है। तो 2 बार आई हुई थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है स्टेटमेंट। लेट एम एंड एन बी क्लोज लीनियर सब स्पेस ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस एच। एच कोई हिल्बर्ट स्पेस दिया है, उसके कोई दो हमने सब स्पेस ले रखे हैं, क्लोज हो रहे हैं वो, ठीक है, क्लोज लीनियर सब स्पेस लिए हैं एम और एन, सच दैट एम ऑर्थोगोनल टू एन। ऑर्थोगोनल क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया है तो डोंट वेरी, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। लिंक पे क्लिक करके उस लेक्चर को ले सकते हैं आप लोग, जहाँ मैंने आपको बताया है ऑर्थोगोनल के बारे में, ठीक है। ऑर्थोगोनल या फिर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट वो सब हमने डिस्कस कर लिया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देन द लीनियर सबस्पेस m प्लस एन इज ऑल्सो क्लोज। ये हमें दिया हुआ है m और n कोई हिल्बर्ट स्पेस h के कोई दो क्लोज लीनियर सबस्पेस है और ये दोनों ऑर्थोगोनल है। तब हमने प्रूफ करना है जो ये m प्लस एन है ना, ये भी आपका क्लोज होगा, ठीक है। तो देखिए क्लोज हम कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सब स्पेस को, किसी भी सेट का आपको क्लोज प्रूफ करना हो तो दो चीज़ याद रखिएगा। पहली, जेड हमें एक जेड या एक्स वाई कुछ भी एक हमें लिमिट पॉइंट लेना होता है, ठीक है। सेकंड बात आपको याद रखनी है, उस लिमिट पॉइंट को उसी सेट में हमें प्रूफ करके दिखाना होता है कि वो लिमिट पॉइंट उसी सेट में आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसा कि हमें देखिए यहाँ एम प्लस एन को प्रूफ करना है ना क्लोज, तो हम यहाँ क्या लेके चलेंगे, जेड हम कोई लिमिट पॉइंट लेके चलेंगे, ठीक है। जेड हम कोई लिमिट पॉइंट लेके चलेंगे एम प्लस एन का, लिमिट पॉइंट ऑफ एम प्लस एन का, ठीक है। हम चाहेंगे क्या, हम प्रूफ इस तरह से करेंगे कि ये जेड है ना, ये बिलोंग कर जाए आपका एम प्लस एन में। यदि हमने ऐसा कर दिया स्टूडेंट्स तो आपका प्रूफ हो जाएगा ये जो एम प्लस एन है ना ये क्लोज है। क्लियर, दो चीज़ याद रखिएगा क्लोज प्रूफ करने की, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। लेट जेड बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ एम प्लस एन का हमने एक लिमिट पॉइंट ले लिया जेड, ठीक है। जब ये इसका लिमिट पॉइंट है इसका मतलब एक ऐसा सीक्वेंस अब एग्जिस्ट करना चाहिए एम प्लस एन के पॉइंट्स का। देखिए यही लिखा है मैंने, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सीक्वेंस जेड एन ऑफ पॉइंट्स ऑफ एम प्लस एन। किस तरह से एग्जिस्ट करना चाहिए कि जो जेड एन है ना, ये आपका सीक्वेंस स्टूडेंट्स कन्वर्स करना चाहिए जेड की ओर। जेड आपने लिमिट पॉइंट लिया है तो इस जेड की ओर कन्वर्स करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये बात लिखी हमने। अब सेकंड चीज आपको दी हुई है एम ऑर्थोगोनल है एन के, तो एम जब ऑर्थोगोनल है एन के इसका मतलब क्या हुआ, एम इंटरसेक्शन एन क्या आना चाहिए आपका जीरो। क्यों, अब ये चीज़ हो सकता है आपके समझ नहीं आई हो क्योंकि आपने ये वाला लेक्चर नहीं लिया है। मैंने आपको एक लेक्चर में स्टूडेंट्स ये चीज़ें प्रूफ करके दिखाई थी, इसके और भी पार्ट थे। मैंने आपको बताया था एस और ये, यदि हम एस और एस का ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है ये क्या है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, ठीक है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो आता है जीरो। याद है आप लोगों को, मैंने आपको थ्योरम कराई थी स्टूडेंट्स। यदि आपने वो लेक्चर नहीं लिया है तो डोंट वरी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको समझाया था यदि s और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ s का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो जीरो आता है। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है m और n ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब क्या हुआ, m और n का इंटरसेक्शन लेंगे तो आप वो जीरो आ जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, ये याद नहीं है ना, मैं देखो यहीं प्रूफ करके दिखाती हूँ कैसे प्रूफ कर सकते हैं। जब m और n एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है तो हम ये चीज़ प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए एम ऑर्थोगोनल एन आपको दिया हुआ है, ठीक है। हमने लेट एक्स हमने कोई एक पॉइंट माना है, ठीक है, एम इंटरसेक्शन एन में प्रूफ करेंगे अभी हम, ठीक है। प्रूफ क्या करने वाले हैं, एम इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू जीरो,
ठीक है, ये हम प्रूफ करेंगे। एक्स हमने कोई इसमें पॉइंट माना है, जब एक्स एम इंटरसेक्शन एन में है तो इसका मतलब एक्स एम में भी होगा और एक्स एन में भी होगा, इंटरसेक्शन में है तो। ठीक है, नाउ देखिए ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी यूज करिए। एम और एन आपको दिए हुए हैं, ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म का स्क्वायर जीरो, इसका मतलब नॉर्म इज इक्वल टू जीरो। अब नॉर्म की डेफिनेशन से हम जानते हैं नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो आपका बिलोंग करेगा जीरो सेट में। अरे सेट में जीरो है कि नहीं, तो यही तो मैंने लिखा है, जीरो बिलोंग कर रहा है इस सेट में। एक्स हम इसमें मान के चले थे, एक्स हमने प्रूफ कहाँ कर दिया, इस सेट में। तो इसका मतलब क्या हो गया, एम इंटरसेक्शन एन सबसेट हमने प्रूफ कर दिया जीरो का। ऐसे ही प्रूफ करते हैं सबसेट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लेके चल रहे हैं, जीरो कोई पॉइंट है इस सेट में, बिल्कुल जीरो बिलोंग कर रहा है इसमें, हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है एम सब स्पेस है एच का, बिल्कुल ये दिया हुआ एम सब स्पेस है आपका हिल्बर्ट स्पेस एच का। जब एम सब स्पेस है एच का तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो है जो आपका बिलोंग करेगा एम में। ठीक है, यहाँ आपको दिया हुआ स्टूडेंट्स एन इज ऑल्सो सब स्पेस ऑफ एच, तो जब ये इसका मतलब क्या हुआ, जीरो एन में भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये सब स्पेस दिए हुए हैं। ठीक है, जीरो इसमें भी है, जीरो इसमें भी है, यानी कि जीरो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। जीरो को हम इस सेट में लेके चले थे, इस सेट में प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, एम इंटर, दिस सेट इज सबसेट ऑफ एम इंटरसेक्शन एन। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आप लोग समझ चुके हो, अभी तक समझदार हो। ये हम कह रहे हैं यहाँ पर जीरो का सबसेट है, यहाँ हम कह रहे हैं नहीं जीरो सबसेट है इसका। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आप क्या कह सकते हैं कि एम इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू क्या है आपका, जीरो, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। समझ आया, तो बस यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। अगर ये याद नहीं है तो डोंट वरी, अब आपको समझ आ गया होगा। क्लियर, तो देखिए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, एम इंटरसेक्शन एज इज इक्वल टू जीरो, सो दैट द सब स्पेस एम प्लस एन इज द डायरेक्ट सम ऑफ द सब स्पेस एम एंड एन। अब बात आती है डायरेक्ट सम की। अब ये क्या होता है जी, डायरेक्ट सम नई चीज़ आ गई। तो देखो डायरेक्ट सम समझेगा, जैसे वी आपका कोई लीनियर स्पेस है, ठीक है, वी आपका हम लेके चल रहे हैं कोई लीनियर स्पेस है और उसके कोई दो सब स्पेस ले लेते हैं, W1 और W2 ले लीजिए। ठीक है, ये कोई दो इसके सब स्पेस है। देन इस वी को आप W1 और W2 के डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। कब, दो कंडीशन है, इफ फर्स्ट कंडीशन आती है यदि v इज इक्वल टू W1 प्लस W2 हो, और सेकंड कंडीशन आती है W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू आपका आना चाहिए जीरो। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप लिख सकते हैं v को W1 और W2 के डायरेक्ट सम में। डायरेक्ट सम में कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू W1 is direct sum of W2, V is direct sum of W1 plus W2, ये डायरेक्ट सम का साइन है। क्लियर, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ हम क्या कह रहे हैं, एम इंटरसेक्शन एन हमने जीरो कर दिया, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई आ रही है, और एक ये वाली कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन तो है ही आपकी एम प्लस एन एज इट इज लिख तो रहे हो। यहाँ वी का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ ऐसे सोचो ये W1 है, ये W2 है। ठीक है, तो हमने इस तरह से भी लिख दिया और सेकंड फर्स्ट कंडीशन भी प्रूफ करा दी, सेकंड भी प्रूफ करा दी। इसका मतलब क्या है, एम प्लस एन आपका एक डायरेक्ट सम है। क्लियर, यही लिखा है, सो दैट द सब स्पेस एम प्लस एन इज द डायरेक्ट सम ऑफ द सब स्पेस एम एंड एन। क्लियर, एम और एन के डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, इससे मत समझिएगा यहाँ पर हमने ऐसे राउंड तो दिया ही नहीं। समझ रहे हैं, डायरेक्ट सम को हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे ना समझिए ये डायरेक्ट सम है क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स जब ये डायरेक्ट सम है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, यदि आप इसमें कोई एलिमेंट लेके चलते हैं तो उसको आप यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूनिकली। ठीक है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, देखिए यदि हमने कोई जेड एन लिया एम प्लस एन में तो आप उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से, जेड एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वाई एन, जहाँ एक्स एन आपका कहाँ होगा, एम में, और वाई एन कहाँ होगा, एन में। ठीक है,
नाउ देखिए, नाउ ईच कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कोशी सीक्वेंस। बिल्कुल, जो आपका जेडन सीक्वेंस था वो जेड की ओर कन्वर्स कर रहा था, इसका मतलब वो एक कोशी सीक्वेंस होगा। तो बस यही लिखा है, सो जेड इन इज अ कोशी सीक्वेंस, क्योंकि हम जानते हैं ना प्रत्येक कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक कोशी सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो जेड एन कोशी सीक्वेंस हो गया। बस अब कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाइए, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। जब जेड एन एक कोशी सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, एम और एन ऐसे कोई दो आपको मिलेंगे, ठीक है, नंबर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। किस तरह से कि जेड एम माइनस जेड एन की नॉर्म का स्क्वायर टेंडिंग टू क्या होगा, 0 पर। क्लियर। जेड एम की वैल्यू रख दीजिए, क्या होगी, एक्स एम प्लस वाई एम लिख दिया है, माइनस एज इट इज जेड एन एक्स एन प्लस वाई एन। ठीक है, नॉर्म का स्क्वायर एज इट इज चल ही रहा है टेंडिंग टू 0। नाउ हमने x को एक साथ लिख लिया, y को एक साथ लिख लिया, तो एक्स एम माइनस एक्स एन प्लस वाई एम माइनस वाई एन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप लिख सकते हैं अलग अलग नॉर्म में। क्यों लिख सकते हो, तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक थ्योरम बताई थी, पाइथागोरियन थ्योरम, याद है। देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है। वैसे आपने थ्योरम नहीं पढ़ी है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा इस थ्योरम का प्रूफ। यहाँ हम इसका यूज कर रहे हैं तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है। देखो, एक्स एम और एक्स एन दोनों एम में बिलोंग, एक्स एम और एक्स एन दोनों एम में बिलोंग करते हैं। एम क्या दिया हुआ है आपको, एक सब स्पेस दिया हुआ है, किसका, हिल्बर्ट स्पेस एच का। तो मैंने आपको बताया था हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है। हिल्बर्ट स्पेस एक कॉम्प्लेक्स बनास स्पेस होता है, ये सब चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस आपका एक कॉम्प्लेक्स बनास स्पेस होता है जो कि कुछ प्रॉपर्टीज और सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब बनास स्पेस क्या होता है, एक कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस, ये भी हम आपको बता चुके हैं, कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस। नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, एक लीनियर स्पेस ही होता है जो नॉर्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो कुल मिला के अगर कोई स्पेस हिल्बर्ट स्पेस दिया हुआ है तो इसका मतलब वो लीनियर स्पेस तो है ही ना, क्योंकि लीनियर स्पेस से ही ये बना, फिर इससे बनास स्पेस बना, बनास स्पेस से हिल्बर्ट स्पेस बना। तो कुल मिला के एच अगर हिल्बर्ट स्पेस है ना तो इसका मतलब वो लीनियर स्पेस तो है ही, अंडरस्टूड है। अब आपको यहाँ पर दिए हुए हैं एम और एन सब स्पेस एच के, इसका मतलब ये दोनों इटसेल्फ हिल्बर्ट स्पेस है, इसका मतलब ये दोनों लीनियर स्पेस है। लीनियर स्पेस है, मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी, लीनियर स्पेस स्टूडेंट सभी को आता है। एक्स और वाई कोई दो हम एम में ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई भी एम में होगा, ये पढ़ा होगा आपने, है ना। हो सकता है ये नहीं पढ़ा हो, एक्स माइनस वाई भी एम में होगा। अरे स्टूडेंट्स, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते एक्स प्लस माइनस वाई, माइनस वाई कोई एलिमेंट है एम में, एक्स कोई एलिमेंट है एम में, तो उनका एडिशन भी एम में होगा लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज से। तो यहाँ हमने क्या करा है, यहाँ हमने क्या करा है, यही तो करा है। एक्स एम और एक्स एन कोई दो एम में मान के चल रहे थे तो हमने यही तो कहा है इन दोनों का माइनस भी एम में होगा। ठीक है, ऐसे ही एन के लिए, एन भी देख लीनियर स्पेस है। ठीक है, तो देखो अब ये एम में बिलोंग करता है, ये एन में बिलोंग करता है, और एम और एन आपको दिए हुए हैं ऑर्थोगोनल है। तो हम पाइथागोरन थ्योरम से क्या कर सकते हैं, पाइथागोरन थ्योरम से हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन प्लस वाई एम माइनस वाई एन का स्क्वायर इज इक्व टू होगा इसका नॉर्म का स्क्वायर अलग प्लस इसकी नॉर्म का स्क्वायर अलग। क्लियर, ये होती है पाइथागोरन थ्योरम का स्टेटमेंट। प्रूफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ तो मैंने लिखी है इसका यूज़ करके। इससे हमने क्या लिख दिया, ये इसकी नॉर्म का स्क्वायर अलग और इसकी नॉर्म का स्क्वायर अलग, दिस इज टेंडिंग टू 0, चल ही रहा है। क्लियर, समझ आया। अब देखिए, नॉर्म का स्क्वायर प्लस फिर दूसरी नॉर्म का स्क्वायर 0 की ओर टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये दोनों 0 हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है, 3 + 3 इज इक्व टू 0, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या 5 + 5 इज इक्व टू 0, नहीं। दो नंबर का एडिशन आपका प्लस कर रहे हैं, दो नंबर को आप ऐड कर रहे हैं, वो 0 आ रहा है, जब भी पॉसिबल है भैया जब ये नंबर 0 हो, 0 + 0 ही 0 आ सकता है। 3 - 3 तो 0 आ जाएगा, लेकिन 3 + 3 कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात तो यहाँ स्क्वायर है तो नेगेटिव तो हमने सोचना ही नहीं है,
ये टर्म भी एक पॉजिटिव है, ये टर्म भी एक पॉजिटिव है। स्क्वायर भी नहीं दिखा तो नॉर्म तो दिख रही है। नॉर्म तो हमेशा पॉजिटिव होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम नॉर्म की क्या पढ़ते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होती है। तो वैसे भी पॉजिटिव नॉर्म से भी दिख रहा है, स्क्वायर है तो वैसे भी पॉजिटिव है। दोनों चीज से पॉजिटिव हमें दिख रहा है। ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है। उनका एडिशन जीरो हो रहा है, इसका मतलब है भैया ये दोनों है ही जीरो। ठीक है, समझ आया? तो यही लिखा है हमने, दिस टेंडिंग टू जीरो एंड दिस टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब यही हुआ जब भी इनका एडिशन जीरो की ओर टेंड कर रहा है। ठीक है, बस स्टूडेंट्स कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन याद है जो हमने पढ़ी थी? बताइए। अरे अभी हमने ऊपर भी यूज करी है स्टूडेंट्स, ऊपर भी यूज करी है। जेड एन एक कोशी सीक्वेंस होता है तो हमें इस तरह से मिलता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जेड के लिए लिखा है, अभी हमें ये चीज एक्स और वाई के लिए मिल रही है, एक्स के लिए और ये वाई के लिए मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अपोजिट उल्टा देख रहे हैं ना अभी हम, कि इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वन और वाई एन आपके क्या है, कोशी सीक्वेंस एम और एन में। ठीक है, विच आर कंप्लीट। क्यों ये कंप्लीट क्यों है, ये कैसे प्रूफ हो गया भैया ये दोनों कंप्लीट है? कोशी सीक्वेंस तो समझ आता है, अभी डेफिनेशन से हो गया। अरे ये कंप्लीट क्यों नहीं है, आपको एम और एन स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्लोज लीनियर सब स्पेस है, क्लोज सब स्पेस है, क्लोज सब स्पेस है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों के लिए, इन दोनों के लिए एक्स और वाई ऐसे मिलेंगे आपके एम और एन में। कैसे कि एक्स एन एक्स की ओर टेंड करे और वाई एन वाई की ओर टेंड करे। ठीक है, यही होती है कंप्लीट की डेफिनेशन। किसी चीज को हम कंप्लीट कैसे प्रूफ करते थे, ऐसे तो प्रूफ करते थे ना, जो वो आपने ले रखा है सीक्वेंस, जहां भी वो टेंड कर रहा है, जहां भी वो कन्वर्स कर रहा है, वो भी आपका उसी सेट में मिल जाए। एक्स एन एम में ले रखा है, तो जो एक्स एन जहां भी कन्वर्स कर रहा होगा, जैसे एक्स की ओर कन्वर्स कर रहा होगा, तो वो एक्स भी आपका कहाँ होगा, एम में ही। तो यही चीज तो हमने लिखी है, ये जब कंप्लीट बता दिया ना एम और एन को, इसका मतलब एक्स एन जिसकी भी ओर टेन करेगा ना वो एम में ही होगा। तो यहाँ हमने ये लिखा है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स और वाई कोई एम और एन में मिलेंगे। कैसे, एक्स एन एक्स की और वाई एन वाई की ओर टेन करेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटनेस। यही मतलब हुआ कंप्लीट का। ठीक है, तो बस स्टूडेंट्स अब क्या बचा, जेड इज इक्व टू क्या होगा, लिमिट ऑफ जेड एन। ठीक है, अरे हम लिख रहे थे ना जब से, जेड एन कहाँ टेन कर रहा है, जेड पे, तो इसका मतलब जेड इज इक्व टू लिमिट ऑफ जेड एन। ठीक है, इज इक्व टू जेड एन की वैल्यू रख दो, एक्स एन प्लस वाई एन। बस लिमिट की प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हैं इसे, लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस लिमिट ऑफ वाई एन। एक्स एन की लिमिट हम अभी अभी निकाल चुके हैं एक्स, वाई एन की लिमिट वाई, तो एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई आपका कहाँ बिलोंग करेगा, एम प्लस एन में, जहाँ एक्स कहाँ है आपका एम में और वाई कहाँ है आपका एन में। तो जेड को आपने कहाँ बिलोंग करा दिया, एम प्लस एन में। जेड हमने लिमिट पॉइंट लिया था एम प्लस एन में, उसको बिलोंग भी करा दिया एम प्लस एन में ही। इसका मतलब एम प्लस एन आपका क्या हो गया, क्लोज। यही तो चीज़ हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी क्लोज प्रूफ करने के लिए, कि कोई लिमिट पॉइंट मान लो उस सेट में और उसको उसी में बिलोंग दिखा दो। ठीक है, तो बस हमने ये यहाँ पर कर दिया, आपका प्रूफ हो जाता है एम प्लस एन इज क्लोज। समझ आया? मैंने स्टूडेंट्स पूरी कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की। अगर फिर भी कोई मुझसे गलती हो गई हो, मैं नहीं समझा पाई हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर मैंने समझाई है अच्छे से तो इसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अच्छी थ्योरम्स के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं रिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे प्रूफ करेंगे। देख लीजिए, रिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरम हम प्रूफ करने वाले हैं, ये इसका स्टेटमेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, यूज़ करते हैं हम थ्योरम्स के प्रूफ में, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सिटीज़ में आई हुई है कई बार। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।